भाभी के घर वाले मिलने आए थे, इसलिए भैया ने होटल से उनके लिए बहुत सारा खाना मंगवा लिया। मैं 28 साल की विधवा थी और घर में कुछ भी नहीं बना था। मेरी बड़ी बेटी 9 साल की थी और छोटा बेटा 5 साल का। वे दोनों देर से भूख से तड़प रहे थे, लेकिन फ्रिज पर ताला लगा हुआ था। मजबूरी में जब मैंने भाभी से बच्चों के लिए खाने की गुजारिश की, तो 35 साल के भाई ने सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया और घर से निकालते हुए कहा, मेहमानों के सामने खाना मांगकर तुमने मेरी नाक कटवा दी है। अब तुरंत निकल जाओ मेरे घर से। मैं बच्चों को लेकर सड़क पर आई। कोई मदद करने या भीख देने को तैयार नहीं था। आखिर एक गाड़ी वाले ने कहा, रात मेरे साथ गुजार लो, तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा। मैं मजबूर होकर चली गई, मगर कमरे में, घर के अंदर, मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे थे। उनकी भूख मुझे भीतर तक चीर रही थी। 4 मेहमानों के लिए भैया ने 10 आदमियों का खाना मंगवाया था, लेकिन मेरे मासूम बच्चों को देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। फ्रिज पर अब भी ताला लगा था। मेरा मन हुआ कि ताला तोड़ दूं, मगर मेरे हाथ कांप रहे थे। सोचती रही, अपने ही घर में, अपने ही लोगों से इज्जत की रोटी मांगना इतना मुश्किल क्यों लग रहा है? जब दरवाजे अपने ही बंद कर लें, तो इंसान कहाँ जाए? मैं दीवार से लगकर अपने बच्चों को देख रही थी। छोटा बच्चा प्यास से अपने होंठ चबा रहा था और बड़ी बेटी रो रो कर आंखें लाल कर चुकी थी। वे दोनों मुझे चुपचाप देख रहे थे, जैसे मुझसे पूछ रहे हों, मम्मी, खाना कब मिलेगा? पर मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने दुपट्टा मुंह पर दबाया और बाहर जाकर आंगन में बैठ गई। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे फट जाएगा। यही वह घर था जहां कभी खुशियां और खुशबू बसी रहती थी। अब वहां सिर, भूख, खामोशी और बेबसी रह गई थी। हिम्मत करके मैं धीरे धीरे भाई के कमरे के दरवाजे तक पहुंची और दस्तक दी। भाभी, जो 33 साल की थी, झुंझलाकर बाहर निकली और बोली, हाँ जी, क्या चाहिए? उनका लहजा हमेशा की तरह कठोर था। मैंने बहुत नरमी से कहा, भाभी, जरा सा खाना दे दीजिए, बच्चे भूखे हैं। मेरी आवाज घुटी हुई थी। वह हंसते हुए बोली, ड्रामे बंद करो। हमें पता है, तुम्हें तो बस हमदर्दी कमानी है। यह तुम्हारी समस्या है। हर बार हमें क्यों संभाले? मैंने फिर विनती की, खुदा के लिए कुछ दे दीजिए, बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया। वह बोली, तुम्हें तो आदत है हर छोटी सी बात पर रोने की। अब हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। तभी पीछे से भाई आ गया और बोला, क्या तमाशा लगाया हुआ है? भूख तो तुम्हारे लिए बस एक बहाना है। खुद कुछ नहीं करती और लोगों से मांगना आता है। मैंने रोते हुए कहा, भाई, बच्चों की भूख बहाना नहीं होती। एक बार आकर देख लो क्या हाल है। फ्रिज पर भी भाभी ने ताला लगा दिया है। वह बोला, हाँ, वह ताला तुम्हारे लिए ही लगाया है ताकि खाना बर्बाद ना हो। तुम्हें तो कोई काम नहीं आता, बस घर में रहना और रोना आता है। अब बस भी करो। मैं चुपचाप कमरे में लौट आई। उस वक्त मैं सिर्फ एक माँ थी जिसका हौसला टूट चुका था। आंखें बंद की तो आंसू बह निकले। छोटे बच्चे को गोद में उठाया तो बड़ी बेटी ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, मम्मी, पापा कब आएंगे? ये सवाल रोज मेरे दिल को छलनी करता था और आज इसका जवाब देना और भी मुश्किल था। मैं बस इतना कह सकी, वह जल्दी आएंगे बेटा, तुम प्रार्थना करो। लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह बिखर गई थी। रात हो चुकी थी। कमरे की लाइट बंद कर दी। सोचा अंधेरे में शायद भूख का एहसास थोड़ा कम हो जाए, मगर बच्चों की मासूम निगाहें राह देखती रहीं। भूख न तो छिपाई जा सकती थी न भुलाई जा सकती थी। तभी आंगन से शोर सुनाई दिया। भाभी ने सबके सामने हंगामा कर दिया। यह औरत हम पर इल्जाम लगाती है कि हम इसे खाना नहीं देते, इसे मारते हैं। यह हमारी इज्जत खराब कर रही है। मोहल्ले वाले दीवारों के पार से झांकने लगे। भाई भी गुस्से में बोला, होश में आओ। अगर रहना है तो तमीज से रहो, वरना यह घर छोड़ दो। मैं रोते हुए बोली, यह मेरे भी बाप का घर है, मैं कहाँ जाऊं? मैं चीखी, लेकिन आवाज बहुत कमजोर थी। भाभी का गुस्सा आसमान पर था। वह मेरे पास आई और बच्चों को छीना। जब मैं आगे बढ़ी तो उन्होंने मुझे धक्का दिया। बच्चा जमीन पर गिर गया और मेरा दिल चीख उठा। अब बहुत हो चुका था। मैंने बच्चों को अपनी झोली में समेटा और दरवाजा खोला। रात का अंधेरा मुझे अपने गले लगा रहा था। लेकिन भाई, यह सब तमाशा देखकर भी खामोश रहा। जब मैंने सड़क पर कदम रखा तो ऐसा लगा जैसे जमीन भी मेरा साथ छोड़ चुकी हो। मैं वही औरत थी जो कभी गहने पहनती थी, गाड़ी में शान से बैठती थी,
लेकिन आज नंगे पांव, शर्मिंदगी से भरी आंखों के साथ अपने ही भाई के घर से निकाली जा रही थी। सड़क पर बैठकर मैंने बच्चों को सीने से लगाया। सड़क की ठंडक मेरे पैरों में उतर रही थी और बच्चे बुखार से तप रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन सुबह का कोई एहसास नहीं था। गुजरने वाली गाड़ियां हमें ऐसे देख रही थीं जैसे हम कोई गंदगी हों, जैसे इस दुनिया पर बोझ हों। लोग पास से गुजरे, लेकिन किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। मैंने बच्चों को चादर से ढांकने की कोशिश की, मगर वह चादर भी मेरे आंसुओं से भीग चुकी थी। तभी एक बस वाला रुका और झिड़कते हुए बोला, दीदी, यहां मत बैठो, पुलिस पकड़ ले जाएगी। मैंने नजरें झुका लीं और चुप रही। बच्चे थोड़ी देर सो गए। मैंने उनके माथे पर हाथ रखा तो वे पसीने से तर थे। भूख, बुखार और थकान ने उनका जिस्म तोड़ दिया था। मैं किसी से मदद नहीं मांग सकती थी, बस चुपचाप जमीन से लगी बैठी रही, जैसे उसी ने मुझे पनाह दी हो। सुबह एक बूढ़ा तांगे वाला आया और बोला, बेटी, थोड़ा पुराना खाना है, ले लो, काम आ जाएगा। मैंने शुक्रिया कहा और उसके दिए 2 डिब्बे बच्चों के सामने रख दिए। छोटी ने जो रोटी उठाई तो उसके हाथ कांप रहे थे। लगा जैसे रोटी भी गिर जाएगी। मैंने भी एक निवाला लिया, मगर गले से नहीं उतरा। पूरा दिन हमने उसी सड़क पर काटा। बच्चे सोते जागते रहे। दोपहर को पुलिस आई। एक सिपाही ने सख्त लहजे में पूछा, यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ बैठने की जगह नहीं है। मैंने कहा, थोड़ी देर में चली जाऊंगी, बच्चे बीमार हैं। उसने घूर कर कहा, बस बहुत हुआ, अब यहां से हटो। मैंने बच्चों को उठाया और पास की दीवार के किनारे जाकर बैठ गई। वहां मजदूर काम कर रहे थे। उनमें से एक ने पानी की बोतल दी। मैंने जल्दी से बोतल खोली और बच्चों को पानी पिलाया। तभी एक कुत्ता हमारे पास आकर बचा हुआ खाना सूंघने लगा। मैंने उसे हाथ से हटाया तो बेटी डरकर मेरे साथ चिपक गई और बोली, मम्मी, यह हमें काट लेगा। मैंने उसे तसल्ली दी, नहीं बेटा, यह भी हमारी तरह भूखा है। तभी एक बड़ी नई लग्जरी गाड़ी हमारे सामने आकर रुकी। उसका वहां रुकना अजीब था। दरवाजा खुला और एक लंबा कोट पहने, करीब 40 की लग रही एक औरत बाहर निकली। उसका चेहरा गंभीर था, मगर उसमें नरमी थी। वह मेरे पास आई, बच्चों को देखा और 2 पल चुप रही। फिर नरमी से बोली, क्या तुम वही हो जिसे मैं ढूंढ रही हूं? मैंने उसे देखा। चेहरा अजनबी था, पर आंखों में ऐसी पहचान थी जैसे बरसों से जानती हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस देखा। उसने मेरा हाथ थाम लिया। ठंडे हाथों में भी अजीब सी गर्माहट थी। उसने मुझसे कहा, मैं इन्हें यहां नहीं छोड़ सकती। मैंने बच्चों की हालत देखी, बहुत बुरी है। मैंने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? वह मुस्कुराई, जैसे इसी सवाल का इंतजार था। बोली, कभी बताऊंगी, अभी बस मेरे साथ चलो, तुम्हें और बच्चों को आराम की जरूरत है। मैं उलझ गई। दिल कहता था मत जाओ, अजनबी है। मगर अक्ल कहती थी, और रास्ता ही क्या है। बच्चों के चेहरे याद आए और मैंने हामी भर दी। वह औरत आगे बढ़ी, गाड़ी का दरवाजा खोला। मैंने बच्चों को बारी बारी से अंदर बैठाया। गाड़ी की खुशबू जैसे किसी और दुनिया की थी। सीट पर बैठते ही बच्चों ने आंखें बंद कर लीं, जैसे पहली बार चैन की सांस मिली हो। रास्ते भर खामोशी थी, लेकिन भारी नहीं। उसने बैग से जूस निकालकर बच्चों को दिया और थर्मस से चाय निकालकर मेरे हाथ में रख दी। मेरी आंखें भर आईं। मैंने पूछा, आप हमें क्यों लाई हैं? क्या आप हमें जानती हैं? वह बोली, हाँ, मैं तुम्हें जानती हूँ, बस तुम मुझे नहीं जानती। तुमसे मिलने में देर हो गई, लेकिन अब तुम सामने हो, यही काफी है। मैं चुप हो गई। मुझे बस इतना काफी था कि मेरे बच्चे नरम सीट पर सो गए थे और आज की रात छत के नीचे गुजरेगी। उसने एक फोन कॉल की। हाँ, यह मिल गई है, बच्चों के साथ है, मैं पहुंच रही हूं। मैंने नजरें झुका ली। कुछ समझ तो आया, लेकिन पूरा नहीं। करीब 15 मिनट बाद गाड़ी एक बड़ी हवेली के सामने रुकी। दरवाजा खुलते ही मैं ठिठक गई। न वो गली, न सड़क, न टूटा फर्श जिस पर मेरे बच्चे सोते थे, बल्कि संगमरमर की चमकती टाइलें, फूलों से महकता दरवाजा और इतना आलीशान नजारा कि जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गई हूं। मेरे नंगे पांव कालीन पर पड़े, जिसकी कीमत मेरे सालों की मेहनत से ज्यादा लग रही थी। बच्चे भी चुप थे, जैसे समझ गए हों कि यहाँ शोर नहीं करना। तभी 3 औरतें सफेद यूनिफॉर्म में आईं। एक ने बेटे को गोद में लिया, दूसरी ने बेटी का हाथ थामा और बोली,
हम इन्हें ऊपर ले जा रहे हैं, नहला देंगे और खाना भी देंगे। आप निश्चिंत रहिए। मैंने उस औरत की तरफ देखा जिसने हमें यहाँ तक पहुंचाया था। उसने सिर हिलाया और मैंने बच्चों को जाने दिया। उनके कदम अब सुकून की ओर बढ़ रहे थे। वह औरत बोली, चलो मेरे साथ। मैं उसके पीछे पीछे चली। हम एक विशाल हाल में पहुंचे। छत इतनी ऊंची थी कि आवाज गूंजती थी। दीवारों पर मशहूर और खानदानी तस्वीरें टंगी थीं और उनमें एक बड़ी तस्वीर थी मेरे पति की सफेद कोट, गुलाबी टाई, संजीदा चेहरा और वही आंखें जो हर रात मेरे ख्वाब में आती थीं। मेरे कदम रुक गए, जैसे किसी ने मेरी सांस रोक दी हो। मैंने दोनों हाथों से सीना थाम लिया। हाँ, यह वही है। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मेरे अंदर शोर था, यादें थीं, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकी। मेरी नजरें उस तस्वीर से हट ही नहीं रही थीं। दिल एक पल को ऐसे धड़का जैसे लंबे अरसे बाद किसी अपने को देखा हो। मैं वहां खड़ी जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई थी और वक्त रुक सा गया था। फिर वह मुझे एक छोटे साफ सुथरे कमरे में ले गई। लकड़ी की मेज पर एक फाइल रखी और बोली, बैठो, तुम्हें बहुत कुछ बताना है। मैं धीरे से बैठ गई। उंगलियां आपस में उलझ गईं। उसने फाइल खोली और कागजात मेरे सामने रखे। यह देखो, तुम्हारे पति ने अपने आखिरी दिनों में यह दस्तावेज तैयार किए थे। कंपनी के 50% शेयर तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के नाम थे। यह उनकी वसीयत है। बैंक स्टेटमेंट है, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन तुम्हारा नाम हर जगह से मिटा दिया गया। मैं कागजों को देखती रही, पर दिमाग सुन्न था। बस एक ही जुमला सुनाई दिया, तुम्हें गायब कर दिया गया। मेरी जुबान से कांपते हुए निकला, किसने? वह बोली, पता चल जाएगा, लेकिन पहले समझो तुम सिर्फ पत्नी या मां नहीं हो, तुम कानूनी वारिस हो और तुम्हें बरसों से धोखा दिया गया है। उसकी आवाज में पूरा यकीन था। मैंने हिचकिचाकर पूछा, आपको कैसे पता चला? वह बोली, तुम्हारे पति अनिरुद्ध मेरे बिजनेस पार्टनर थे। जब उनकी मौत हुई तो मुझे अजीब लगा कि उनकी पत्नी, बच्चे या कोई वारिस सामने क्यों नहीं आया। मैंने तहकीकात करवाई, लेकिन तुम्हारे बारे में कोई सुराग नहीं मिला। बस इतना सुना कि पत्नी बच्चों समेत कहीं गायब हो गई है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि तुम किसी मर्द के साथ भाग गई हो। मेरी आंखें बंद हो गईं। सांस रुकने लगी। उसने कहा, मुझे यकीन नहीं था। मैं जानती थी वह तुमसे मोहब्बत करता था और तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। तब मैंने तुम्हें ढूंढना शुरू किया। तुम्हारे पुराने घर गए, लेकिन वहां कोई और रह रहा था। नया पता किसी को नहीं मालूम था। सोशल मीडिया, कानूनी जरिए, प्रॉपर्टी एजेंट्स, हर जगह तलाश की, पर तुम्हारा नाम कहीं नहीं मिला। और अब तुम मेरे सामने हो। यह सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन अब तुम्हें अपने हक के लिए खड़ा होना होगा। मैं खामोश रही। कमरे में गहरा सन्नाटा था। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, मेरे पति और उस औरत की किसी सेमिनार या अवार्ड शो की। दोनों खुश नजर आ रहे थे। दिल में सवाल उठा, मगर मैंने दबा लिया। वह बोली, मुझे पता है तुम्हें सब समझने में वक्त लगेगा, मगर याद रखना तुम तन्हा नहीं हो। मैंने धीमी आवाज में कहा। मुझे लगता था मेरी दुनिया खत्म हो गई है। मैं बस जिंदा लाश हूं। उसने नरमी से जवाब दिया, नहीं, तुम केवल किसी की संपत्ति नहीं हो, तुम में पूर्ण अस्तित्व है। अब वक्त है अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जीने का। उस रात मुझे नींद नहीं आई। बच्चे गहरी नींद में सुकून से सो रहे थे, लेकिन मैं जागती रही। छत को घूरते हुए बार बार वही फाइल, वो तस्वीरें, उस औरत की आवाज और सबसे बढ़कर वो सच जहन में घूमता रहा। वो सच जो बरसों से मुझसे छुपाया गया था। मैं चाहती तो उस रात ही उस औरत से सब कुछ पूछ लेती, मगर मैंने खुद को रोका, क्योंकि मुझे मालूम था कि सुबह जो कुछ सामने आने वाला है वह मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा और मुझे होश में रहना होगा। अगले दिन नाश्ता भी उसी के साथ हुआ। बच्चों ने पहली बार बिना शिकायत किए खाना खाया। वह जगह, वह बर्तन, वह नौकर, सब कुछ मेरे लिए अजनबी था, जैसे कोई सपना हो। लेकिन मैं उसे सच मानने पर मजबूर थी, क्योंकि अब मेरी हिम्मत झूठ सहने की नहीं बची थी। सुबह 10 बजे वह औरत फिर मेरे कमरे में आई। इस बार उसके हाथ में एक फाइल थी। उसने पूछा, क्या तुम तैयार हो? मैंने सिर हिलाया और कहा, हाँ, अब सच सुनने के लिए किसी तैयारी की जरूरत नहीं। हम दोनों फिर से उसके ऑफिस रूम में बैठे। उसने फाइल खोली और कागज दिखाया। यह वो इंश्योरेंस पॉलिसी है जो तुम्हारे पति ने ली थी। उसमें तुम्हारा नाम लिखा है
और तुम्हारे बच्चों के नाम भी अंकित हैं। मैंने कागज देखा। सचमुच हर लाइन पर मेरा नाम और बच्चों की पहचान दर्ज थी। उसने फिर दूसरा कागज निकाला और कहा, यह क्लेम फॉर्म है। जरा देखो, यहाँ किसके दस्तखत हैं? मैं झुककर देखने लगी और मेरी जैसी दुनिया रुक गई। वह मेरे भाई के दस्तखत थे और मेरी जगह पर जाली हस्ताक्षर थे। उसने समझाया कि तुम्हारे पति की मौत के तुरंत बाद उन्होंने उसके सारे मामले अपने कब्जे में कर लिए, तुम्हारा पुराना घर बेच दिया और किसी जान पहचान वाली के जरिए पुलिस रिपोर्ट में तुम्हें लापता दिखा दिया। पोस्टमार्टम की तस्वीरें ली गईं। न ही मौत पर कोई जांच हुई। सब कुछ जल्दी जल्दी दफना दिया गया, जैसे तुम्हारे पति के साथ तुम्हारा अस्तित्व भी खत्म कर दिया गया हो। जब मैंने हैरानी से पूछा कि पुलिस ने यह सब कैसे मान लिया, तो उसने कहा, उन्होंने अपने प्रभाव और पैसों से सबको चुप करवा दिया। फिर उसने बताया कि उसने इंश्योरेंस कंपनी से पता लगाया। वहां से मालूम हुआ कि सारी रकम निकल चुकी है और जब उसने सवाल उठाया तो उसे गुमराह किया गया। मैंने धीमे स्वर में पूछा, कितनी रकम थी? उसने सहजता से जवाब दिया, करीब 4 करोड़ रुपए। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी के लिए तरसाती रही और वे लोग इतनी दौलत पर मौज करते रहे। उसने फाइल से बैंक स्टेटमेंट भी निकाली और बताया, यह वही अकाउंट है जिसमें तुम्हारे पति की सेटलमेंट की रकम आई थी। कुछ ही दिनों में सारी रकम निकाल ली गई। ये अकाउंट तुम्हारे नाम पर था, लेकिन पता बदल दिया गया था। तुम्हारे नकली दस्तखत लगाए गए और अब इस अकाउंट का कोई रिकॉर्ड तुम्हारे पहचान नंबर से जुड़ा नहीं है। बहुत मेहनत से मैंने यह सब पता किया है। ये सब सुनकर मैं कुर्सी से टिक गई। मुझे लगा कमरा घूम रहा हो। हर फाइल, हर दस्तावेज जैसे मेरे जिस्म पर छुरी चला रहे हों। मैंने कांपते हुए पूछा, और मेरे पति की कंपनी? वह बोली, अभी भी मामला चल रहा था। उनके शेयर तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के नाम पर थे। बस कानूनी तौर पर दावा करना बाकी था। मैं तुम्हारे पति की बिजनेस पार्टनर होने के नाते सब रोक तो नहीं सकती थी, लेकिन मैंने कोशिश कभी नहीं छोड़ी। लोग तरह तरह की बातें करते। कोई कहता तुम किसी के साथ भाग गई हो, कोई कहता तुम्हारे पति ने खुद तुम्हें निकाल दिया। एक वकील ने तो यहां तक कहा कि इस तरह की औरतें माल के लिए कुछ भी कर सकती हैं। उस वक्त मेरे हाथ गुस्से से कसकर बंद हो गए। पहली बार मैंने अपने लिए गुस्सा महसूस किया, लेकिन वह गुस्सा आंसुओं में नहीं, दिल में जमा हुआ। मैंने ठान लिया कि अब मैं खामोश नहीं बैठूंगी। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं जानती थी तुम यही कहोगी, इसलिए सब तैयार रखा है। कल से हम कानूनी कार्यवाही शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी पहचान और बच्चों के कागजात फिर से बनवाने होंगे। मैंने दृढ़ होकर कहा, मैं तैयार हूं। अब मेरे बच्चों का भविष्य दांव पर है और मैं उनका हक लेकर रहूंगी। उसने मेरा हाथ थामा और कहा, हम यह जंग साथ लड़ेंगे। उस पल मुझे लगा, यह औरत सिर्फ पार्टनर नहीं, बल्कि मेरी जंग की साथी है। मेरी आंखों में यह नमी आई, लेकिन पहली बार वह कमजोरी की नहीं, बल्कि ताकत की निशानी थी। मैंने अपना नाम, अपनी पहचान और अपनी आवाज वापस लाने की कसम खा ली। अब मेरी हर सांस और हर कदम जंग था। सबसे पहले बच्चों को सुरक्षित किया गया। उन्हें घर के अलग हिस्से में रखा गया, जहां एक नर्स, मनोवैज्ञानिक और टीचर उनकी देखभाल कर रहे थे। उनकी सेहत के लिए सही खुराक, मानसिक सुकून और पढ़ाई का इंतजाम किया गया। इसके बाद मैंने खुद को बदलना शुरू किया। सबसे पहला काम था कानूनी दस्तावेज बहाल करवाना। मैं ऑफिस गई, दोबारा पहचान पत्र बनवाया, बच्चों के फॉर्म निकाले और पति का असली मृत्यु प्रमाण पत्र हासिल किया। यह सब आसान नहीं था, लेकिन उसकी टीम हर जगह मेरे साथ थी। हर दस्तखत, हर उंगली का निशान, हर तस्वीर मुझे दोबारा जिंदगी की ओर ले जा रही थी। इसके बाद हमने सबूत जुटाने शुरू किए। सबसे अहम था कंपनी के असली रिकॉर्ड और सच्चाई को साबित करना। इसमें हमें पुराने अकाउंटेंट, इंश्योरेंस कंपनी के रिटायर्ड अफसर और मोहल्ले के कुछ जानकारों से मदद मिली। इसी दौरान हमें नरेश मिला। वह मेरे पति का ड्राइवर था और सालों से लापता था। उसने आकर कहा, दीदी, मैंने अपनी आंखों से देखा था, वह दस्तखत आपके नहीं थे। सब कुछ मेरे सामने हुआ था। मुझे धमकाया गया कि अगर मैंने सच बोला तो मेरे घर वालों को नुकसान होगा। इसलिए मैं चुप रहा। हमने उसकी गवाही रिकॉर्ड की।
फिर सबसे नाजुक कदम उठाया, भाभी की कॉल रिकॉर्डिंग। वह अक्सर शाम को अपने पति से फोन पर बात करती थी। हमारी टीम के एक माहिर ने उनके नौकर से पुराना नंबर निकलवाया और उसी पर कॉल मिलवाई। सॉफ्टवेयर की मदद से वह कॉल रिकॉर्ड की गई। उसमें भाभी से पूछा गया, सुनो, तुमने फ्रिज पर ताला क्यों लगाया था? भाभी की आवाज आई, तुम्हें तो पता है, अगर मैं ताला न लगाती तो वो औरत कभी घर न छोड़ती। मुझे मालूम था कि वह भूखी माँ बच्चों के लिए झुकेगी और हमें उसे बाहर निकालना ही था, जो हमने कर दिया। अब वह चली गई है और हम सुकून से रह सकते हैं। अब हम उसके पैसों पर मौज करेंगे। यह सुनकर मेरे हाथ कांप उठे। मैंने मोबाइल की स्क्रीन बंद कर दी, लेकिन वो आवाज मेरे दिमाग में गूंजती रही। रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद मैंने उसे हमारे वकील को दे दिया। यह सबूत ऐसा था जिसे कोई नकार नहीं सकता था, क्योंकि यह उनकी ही जुबान से निकला सच था। अगले दिन मैंने करीब 3 साल बाद पहली बार भाई को फोन किया। उसने मेरी आवाज सुनते ही पहचान लिया और पूछा, तुम कहाँ से बोल रही हो? मैंने जवाब दिया, वहीं से जहां से तुमने मुझे मिटाने की कोशिश की थी। पर मैं बच गई और अब सब जान चुकी हूँ। इंश्योरेंस की रकम, जाली दस्तखत और फ्रिज पर ताला, सब। वह गुस्से में बोला, क्या बकवास कर रही हो? किसके कहने पर यह सब बोल रही हो? मैंने दृढ़ता से कहा, सबूत मेरे पास है और कानूनी कार्यवाही शुरू हो चुकी है। अब अदालत फैसला करेगी। वह कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, तुम्हें पता नहीं तुम किससे टकरा रही हो। मैंने कॉल काट दी और मन ही मन सोचा, जब एक माँ इंसाफ के लिए खड़ी होती है तो उसके सामने कोई भी साजिश टिक नहीं सकती। अगली सुबह सिक्योरिटी ने खबर दी कि कोई गाड़ी जबरदस्ती गेट से अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। कैमरे में साफ दिखा कि वह मेरा भाई था और उसके साथ एक और शख्स था। सिक्योरिटी ने उन्हें रोके रखा और पुलिस को खबर दी। पुलिस आते ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से बच्चों के कपड़े, एक खिलौना और स्कूल के बैग बरामद हुए। यह सिर्फ अफवाह फैलाने और डराने की चाल थी। मैं कांप तो गई, लेकिन भीतर से मजबूत रही। पहले जो औरत हर चोट पर टूट जाती थी, अब हर जख्म को हथियार बना चुकी थी। इसके बाद हमने सारे सबूत अदालत में पेश कर दिए, रिकॉर्डिंग, वित्तीय कागजात, जाली इंश्योरेंस दस्तावेज और बच्चों की कस्टडी से जुड़े प्रमाण। पहले ही सुनवाई में जज ने कहा, यह सिर्फ जायदाद का केस नहीं, बल्कि एक औरत, माँ और पत्नी की पहचान का मुकदमा है। उस दिन अदालत का दरवाजा खुलते ही हमें यकीन था कि इंसाफ अब हमारी चौखट तक जरूर पहुंचेगा। मैंने सादा सफेद लिबास पहना था, जो उम्मीद की तरफ साफ और उजाला था। साथ खड़ी औरत ने कहा, आज तुम सिर्फ गवाह नहीं, बल्कि इस पूरी कहानी का केंद्र हो। तुम्हारी सच्चाई सब कुछ बदल सकती है। मैं मन ही मन प्रार्थनाएं करते हुए अदालत के दरवाजे के अंदर दाखिल हुई। अंदर का माहौल गंभीर था। दीवारों पर लकड़ी की सजावट और जज की कुर्सी, सब कुछ जैसे फैसले का इंतजार कर रहे थे। मेरे भाई और भाभी पहले से मौजूद थे। उनके चेहरे पर अब वह घमंड नहीं था। भाई का चेहरा पीला पड़ चुका था और भाभी बार बार अपनी चादर ठीक कर रही थी, जैसे कुछ छुपाना चाहती हो। जज कमरे में दाखिल हुए। सभी खड़े हुए और सुनवाई शुरू हुई। हमारे वकील ने सारे दस्तावेज अदालत में रखे। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि जज ने पूछा, आप कह रहे हैं कि अनिरुद्ध ने अपनी पूरी जायदाद पत्नी और बच्चों के नाम की थी, लेकिन यह सब कानूनी रूप से साबित नहीं हुआ था। हमारे वकील ने आस्था से फाइल की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह वसीयत, जो अनिरुद्ध के दस्तखत के साथ नोटराइज है, मजबूत सबूत है। मगर समस्या यह है कि किसी ने इस कागजात को छिपाकर एक झूठा क्लेम दाखिल किया और पूरी बीमा की राशि अपने नाम पर ले ली। इस दौरान एक औरत खड़ी हुई और खुद को कंपनी की साझेदार बताते हुए कहा कि उसने अनिरुद्ध के साथ वर्षों कारोबार किया और अनिरुद्ध ने अपनी पत्नी और बच्चों को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन जब उसने उनसे संपर्क करना चाहा तो बताया गया कि वे लापता हैं और समाज में उनके चरित्र पर सवाल उठाए गए। उसने कहा कि उन्हें ढूंढने में करीब 3 साल लगे। जज ने यह सुनकर फाइल का गहराई से अध्ययन किया। फिर मेरे भाई के वकील ने कहा कि यह सबूत अब पहली बार सामने आया है, पहले कभी अदालत के रिकॉर्ड में शामिल नहीं था। जज ने गंभीरता से पूछा, अगर प्रभावित पक्ष गायब था तो यह सवाल ही नहीं उठता कि वह पहले क्यों नहीं आया। असली सवाल यह है कि उन्हें गायब क्यों किया गया।
इसके बाद बैंक से गवाह बुलाया गया, जिसने स्क्रीन पर बैंक स्टेटमेंट दिखाया कि अनिरुद्ध की मौत के कुछ दिन बाद ही पूरी राशि निकाल ली गई थी। उसने साफ कहा कि यह क्लेम, दस्तखत और पहचान पत्र सब नकली थे। रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, लेकिन असली अपराधी का कोई सुराग नहीं मिला। मैं बस खामोश सुनती रही। मेरा भाई पेशानी पर बार बार हाथ फेर रहा था और भाभी अपनी कुर्सी पर सिमटती जा रही थी। फिर अदालत ने बीमा कंपनी के प्रतिनिधि को बुलाया, जिसने बताया कि एक आदमी आया था और कहा कि अनिरुद्ध की पत्नी गायब है, इसलिए क्लेम उसे दिया जाए। जज ने पूछा, क्या उस आदमी की पहचान हुई थी? जवाब मिला, नहीं, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट भी यही कहती थी कि पत्नी लापता है। इस पर जज ने टिप्पणी की, इसका मतलब है कि यह सब एक सुनियोजित साजिश थी ताकि असली वारिस को गायब दिखाकर संपत्ति पर कब्जा किया जा सके। अदालत में सन्नाटा छा गया। भाई ने गुस्से से कुर्सी पर हाथ मारा, मानो अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि यह सब सच है। तभी सबसे बड़ा मोड़ आया। अदालत में एक वीडियो रिकॉर्डिंग पेश की गई, उसी कॉल की, जिसमें भाभी खुद कबूल कर रही थी कि ताला उसी ने लगाया ताकि मुझे परेशान करके घर छोड़ने पर मजबूर किया जा सके। वीडियो चलते ही जज के चेहरे का रंग बदल गया और पूरा माहौल खामोश हो गया। जज ने पूछा, क्या ये आवाज भाभी की है? वकील ने कहा कि अदालत चाहे तो फॉरेंसिक जांच करवा सकती है। यह सब सुनकर जज ने कहा, यह मामला केवल विरासत का नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश और इंसानियत के खिलाफ अपराध का है। और अंत में हमारे वकील ने अनिरुद्ध की दोबारा हासिल की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश की, जिसमें नई बातें दर्ज थीं, जैसे शरीर में जहर के हल्के लक्षण और एक अनजाना इंजेक्शन का निशान। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि मरने से कुछ दिन पहले अनिरुद्ध का कंपनी के अकाउंटेंट से झगड़ा हुआ था। अदालत ने अकाउंटेंट को बुलाया, जिसने बाद में कबूल किया कि वह मेरे भाई के दबाव में था। उसे कहा गया था कि कंपनी के हिस्सेदारी वाले दस्तावेजों में बदलाव करे और अनिरुद्ध के दस्तखत के नमूने किसी खास व्यक्ति तक पहुंचाए। शुरू में उसे लगा कि यह सिर्फ एक अंदरूनी समझौता है, लेकिन बाद में सच्चाई कुछ और निकली। उसकी गवाही ने पूरे मामले का रुख बदल दिया। अदालत के कमरे में गहरी खामोशी छा गई, वही खामोशी जो किसी बड़े खुलासे से पहले होती है। हर दीवार, हर कुर्सी और हर नजर किसी नए सच के इंतजार में थी। हम 2 हफ्तों की गवाहियों और सबूतों से एक मजबूत मुकदमा बना चुके थे। जज के चेहरे पर अब उलझन कम और यकीन ज्यादा था और हम आखिरी दलील की ओर बढ़ रहे थे। तभी उस दिन वह औरत, जिसने मेरे लिए सब कुछ किया था, अदालत में दाखिल हुई। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके साथ सफेद कपड़ों में एक मर्द था, जो किसी नर्स का सहारा लेकर धीरे धीरे चल रहा था। उसकी चाल में कमजोरी झलक रही थी, जैसे वह लंबी बीमारी और तकलीफ से गुजरा हो। चेहरे पर जिंदगी की हल्की चमक थी, मगर आंखों में अब भी पूरी रोशनी नहीं लौटी थी। जैसे ही वह दरवाजे के करीब पहुंचा, मेरी सांसें थम सी गईं। निगाहें कुछ पल के लिए जड़ हो गईं और फिर दिल जोर से धड़कने लगा। मैं खड़ी हो गई, बच्चों को पास बुलाया। बड़ी बेटी ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, मम्मी, ये कौन है? मैंने कुछ नहीं कहा, बस नजर से उस तरफ इशारा किया। वह मर्द धीरे धीरे लोगों के बीच से होता हुआ मेरे करीब आया। उस औरत ने नरमी से मेरे कान में कहा, यह वही है जिसे तुमने कई सालों से रोते हुए पुकारा था। यह तुम्हारा पति है। मैंने अविश्वास से उसका चेहरा देखा। वक्त ने उसके चेहरे पर अपने निशान छोड़ दिए थे, लेकिन वे आंखें मैं कभी नहीं भूल सकती। उसने मेरे बच्चे की ओर देखा। अचानक जैसे कोई चिंगारी उसके जहन में कौंधी हो। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह बड़बड़ाया, यह आवाजें, ए बच्चे। उसके कदम तेज हो गए। वह लड़खड़ाया, लेकिन रुका नहीं। मेरे बेटे के सामने आकर ठहर गया, झुककर उसका चेहरा थाम लिया। बेटा हैरान होकर मेरी ओर देखने लगा और बोला, मम्मी, यह मुझे मेरे नाम से कैसे जानते हैं? मैं पीछे नहीं हटी, बल्कि आगे बढ़ी और धीमे स्वर में कहा, यह तुम्हारे पापा हैं। उस पर जैसे सब कुछ साबित हो गया। मेरी आवाज सुनकर वह चौंक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और बोला, तुम जिंदा हो। मैंने तो समझा था कि तुम सब चले गए हो। ये कहते ही वह मुझसे लिपट गया। उसकी बाहों में कमजोरी थी, लेकिन जज्बा जिंदा था। मैंने उसे ऐसे थामा जैसे कोई बिछड़ा हुआ पंछी अपने घोंसले में लौट आया हो।
बच्चे भी उनके पैरों से लिपट गए और मैंने पहली बार अपने बेटे को इतना मजबूती से गले लगाते देखा। वह जोर से चिल्ला रहा था, पापा, पापा। अदालत में पूरी तरह सन्नाटा था। जज भी अपनी कुर्सी से आगे झुककर यह नजारा देख रहे थे। किसी ने कोई सवाल नहीं किया। सबको जैसे एहसास हो गया था कि आज की यह वापसी किसी भी गवाही से कहीं ज्यादा अहम है। तभी उस औरत ने जज से इजाजत मांगी कि यह शख्स अपना बयान दे। जज ने हामी भरी और अनिरुद्ध को कुर्सी दी गई। उसने नजरें उठाई और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मेरा नाम अनिरुद्ध है। मैं इस कंपनी का सीईओ था। मुझे यह यकीन दिलाया गया कि मैं मर चुका हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं जिंदा था। मेरी तथाकथित मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि एक साजिश थी। मेरे अपने ही लोगों ने मुझे रास्ते से हटाने के लिए इंजेक्शन दिया, जिससे मेरी याददाश्त प्रभावित हो गई और मुझे करीब 1.5 महीने तक बेहोश रखा गया। जज ने पूछा, क्या आपको याद है वे लोग कौन थे? अनिरुद्ध ने सिर झुकाया और फिर कहा, वह मेरे साले और उसकी पत्नी थे। यह सुनकर अदालत में जैसा धमाका हो गया। जज ने कलम गिरा दी और सबकी नजरें उस भाई और भाभी पर टिक गईं। वे दोनों कुर्सियों पर सख्त पड़ गए। भाभी हाथ जोड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन जज ने तुरंत टोकते हुए कहा कि ऐसी हरकत अदालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनिरुद्ध ने आगे बताया, मुझे एक प्राइवेट क्लिनिक में रखा गया, जहां मेरे सारे कागजात गायब कर दिए गए और मेरे बारे में झूठी बातें फैलाई गईं। कुछ मुलाजिमों ने मुझ पर रहम किया और फिर एक सामाजिक संस्था के जरिए मेरे पार्टनर तक खबर पहुंचाई। मैं लंबे इलाज के बाद जैसे ही अपने बच्चों की आवाज सुन पाया, मेरी सारी याददाश्त लौट आई। उसकी बात सुनकर मैंने आंसू भरी आंखों से सिर हिलाया और मन ही मन शुक्र अदा किया। मैंने तो रब से सिर्फ इंसाफ मांगा था, लेकिन उसने मुझे मेरा पति लौटा दिया। जज ने सुनवाई थोड़ी देर के लिए रोक दी ताकि हम संभल सकें। बाहर निकलते ही मीडिया ने सवालों की बौछार कर दी, लेकिन उस औरत ने सबको चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, आज हम बस खामोशी से शुक्रगुजार हैं। पत्नी ने इंसाफ मांगा था और उसे उसका हक मिल गया। अब कानून बोलेगा। मेरे पति को सुरक्षा में गाड़ी से ले जाया गया। बच्चे उनका हाथ थामे रहे। बेटी बार बार उनकी शर्ट पकड़ लेती, जैसे डर हो कि वे फिर से कहीं चल न जाएं। बेटा उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था, जैसे बरसों की कमी इन कुछ घंटों में पूरी करना चाहता हो। हम सब उनके साथ अपने घर लौटे। वही घर जो कल तक सिर्फ कागजों में हमारा था, आज सचमुच अपना लग रहा था। उन्हें अलग कमरे में आराम के लिए ले जाया गया। मैं उनका हाथ थामे सारी रात उनके पास बैठी रही। तुमने यह सब कैसे सहा होगा? उसने मुझसे पूछा तो मैंने कहा, क्योंकि मुझे यकीन था कि एक दिन तुम्हें सब याद आ जाएगा। मुझे बस अपने बच्चों पर भरोसा था और भगवान पर। वह खामोश रहा, फिर बोला, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैंने जवाब दिया, अब हमें कुछ ठीक नहीं करना, हमें बस अपने बच्चों और अपने सच के साथ जीना है। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी पूरी जिंदगी वापस आ गई हो। अदालत में जो हुआ वह कानून का कमाल था, मगर जो रब ने मेरे लिए लिखा था वह किसी अदालत की पहुंच में नहीं था। रिश्ते जब टूट चुके थे तो एक हिस्सा मर चुका था, मगर सच जिंदा था और सबसे बढ़कर मेरा पति जिंदा था। यह वापसी सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, बल्कि हमारी जिंदगी की वापसी थी। अदालत से बाहर निकलते हुए मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी का हिसाब बराबर हो गया हो। जब जज ने फैसला सुनाया कि तमाम जायदाद, साधन और कंपनी के कानूनी शेयर पत्नी और बच्चों के नाम किए जाते हैं, तो मेरी सच्चाई साबित हो गई। मैंने पति का हाथ थामा, बच्चों की तरफ देखा और अंदर ही अंदर भगवान का शुक्र अदा किया। यह न्याय देर से मिला, पर पूर्ण मिला। अब वह घर केवल एक इमारत नहीं रह गया था, बल्कि हमारी शरण स्थली बन चुका था। घर की दीवारें और दरवाजे जैसे कह रहे हो, तुम वापस आ गए हो। पति ने कारोबार संभालना शुरू किया, मगर पहले से ज्यादा नरमी और सादगी के साथ। बच्चे भी दोबारा स्कूल जाने लगे और हर रोज मुझसे अपनी दिन भर की बातें साझा करते। मैं रसोई में खड़ी उनकी आवाजें सुनती तो दिल सुकून से भर जाता, मगर हर रात जब सन्नाटा होता तो वही पुराना ख्याल अंदर जाग उठता, जो हिसाब पूरा होने से पहले जगता था। 9 महीने गुजर चुके थे। इन महीनों में मैंने न किसी से राब्ता किया, न किसी की खबर ली, लेकिन एक दिन रेखा, जो पहले मेरे भाभी के घर नौकरानी थी, घर के बाहर आ गई।
मैंने उसे अंदर बुलाया। वह परेशान थी और उसके हाथ में एक लिफाफा था। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने धीरे से कहा, दीदी, वह भी बहुत बुरी हालत में है। कर्ज में डूब चुकी है और मकान मालिक ने नोटिस दे दिया है। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बोलती रही, आपका भाई जेल में है। अब वहां कोई सहारा नहीं है। बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं और उनकी फीस देने का कोई इंतजाम नहीं। जिन लोगों के साथ कभी चाय पर बातें होती थीं, अब वे दरवाजा तक नहीं खोलते। 3 दिन बाद मैं उसी दरवाजे पर पहुंची जहां से मुझे धक्के देकर निकाला गया था। वही दरवाजा जो कभी मेरे लिए अपमान का निशान था, आज मेरे फैसले की गवाही बनने वाला था। मैंने बेल बजाई। दरवाजा खुला और सामने भाभी खड़ी थी। उनके चेहरे पर न तो रौब था, न कोई चमक, बस थकान और हार दिखाई दे रही थी। मुझे देखते ही वह कुछ कदम पीछे हट गईं। उनकी आंखों में हैरानी थी और शायद थोड़ी शर्मिंदगी भी। मैंने नजरें नहीं झुकाई। वह चुप रही। मैंने कहा, पहचाना? वह धीरे से बोली, तुम यहाँ क्यों आई हो? अब तो वह सब कुछ तुम्हें मिल चुका है। मैंने शांत लहजे में जवाब दिया, मैं बदला नहीं लेना चाहती, हिसाब पूरा करने आई हूं। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, कौन सा हिसाब? मैंने कहा, तुमने मेरे बच्चों को भूखा सुलाया, उनका हक छीना। अगर चाहती तो मैं भी तुम्हारे बच्चों के साथ वही करती, लेकिन मैं तुम्हारी तरह कठोर नहीं हूं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने आगे कहा, तुम्हारा कर्ज मैंने चुका दिया है। अब मकान मालिक दरवाजा नहीं खटखटाएगा। तुम्हारे बच्चों को स्कूल छोड़ने की जरूरत नहीं है और न ही अब तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत होगी। वह जमीन पर बैठ गई, जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मैंने कहा, तुमने मेरे साथ जो किया उसके बाद भी मैंने यह जंग अपने बच्चों के लिए लड़ी, बदले के लिए नहीं। अब तुम्हारी बारी है, अपने बच्चों के लिए कुछ करो। नौकरी ढूंढो, उन्हें पढ़ाओ और उन्हें वह इज्जत वापस दो जिसे कभी तुमने छीनने की कोशिश की थी। वह सिर झुकाए रोती रही। मैंने कदम पीछे हटाए और मन ही मन कहा, मेरे लिए अब यह दरवाजा सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक सबक है, और मैं चाहती हूं कि तुम भी अपनी जिंदगी को सबक बनाओ, सजा नहीं। मैं लौट आई। दिल का बोझ हल्का हो गया। मुझे पता था कि सब कुछ वापस नहीं आ सकता, लेकिन इतना जरूर था कि मैं अपने जमीर के सामने सिर उठाकर खड़ी थी। यह जंग मैंने जीत ली थी, अपने रब, अपने जमीर और अपने बच्चों के सामने। यही मेरी असली जीत थी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।